आज हम जो है क्वेश्चन आंसर्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हर सब्जेक्ट में हम मैक्सिमम कौन कौन से मेंस के क्वेश्चन बनेंगे और उनके राइट आंसर्स में कौन से सेक्शंस रेफर करने हैं और कितना कंटेंट रेफर करना है। जहां जजमेंट की ज़रूरत है, इस लॉ में तो जजमेंट की आवश्यकता है नहीं, बट कुछ ऐसे लॉज है, कॉन्ट्रैक्ट है, एविडेंस है, आईपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सीआरपीसी का कुछ पोर्शन है, सीपीसी का कुछ पोर्शन है, वहाँ जजमेंट का भी रोल है। तो वहाँ कौन से जजमेंट है वो रेफ़र करने, वन बाय वन देखेंगे हम लोग। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है जिसको हम पढ़ रहे हैं, बट ये इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इस एरिया में से ही बनेंगे, बट फेयर सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि आप इसके अतिरिक्त भी अपना बेयर एक्ट जो हाई कोर्ट ने आपके लिए सिलेबस प्रेस्क्राइब कर रखा उसको भी पढ़ते रहना। तो मुझे कल को आप ऐसा नहीं कहोगे सर आपने जो पढ़ाया था उससे बाहर भी कोई क्वेश्चन आ गया, तो वो तो हाई कोर्ट ने जो सिलेबस बना रखा उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं ये प्रयास करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इम्पोर्टेंट जो भी है वो क्वेश्चन बनते हैं मेंस ओरिएंटेड। सबसे पहले हम राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 देखेंगे। जो नए लॉज ऐड हुए हैं इस साल, उन सब की क्लासें हम पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो पुराना लॉज जो है हमारा 2024 वगैरह में जो सिलेबस में था उस पर आएंगे। What are the processes for recovery of arrear of revenue or rent under the Rajasthan Land Revenue Act 1956? Explain in detail. ये ऐसा 5 मार्क्स में आ सकता है, 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है और मैक्सिमम 6 मार्क्स में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। राजस्व या लगान की बकाया की वसूली के लिए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत क्या आदेशिकाएं जारी की जा सकती, विस्तार से व्याख्या करिए। ऐसा 4 से लेकर और 6 मार्क्स के बीच में कहीं पर भी पूछा जा सकता है। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? 228, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी एडीजे जो मेंस था 2024 का, उसमें या 2022, क्योंकि आरजेएस के सिलेबस में तो ये लॉ था नहीं, बट एडीजे में था, तो ये क्वेश्चन है वो पूछा गया वहाँ से। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमारे सामने रिपीट भी हो सकता है। सेक्शन 228 इस क्वेश्चन का आंसर है। प्रोसेसेस फॉर recovery of revenue. An arrear of revenue or rent may be recovered by the one or more of the following processes: by serving a writ of demand or citation to appear on any one of the defaulters. This is the first process. By attachment and sale of his movable property. Third one, by attachment of the specific area, share, patti, estate in respect of which the arrear is due. By transfer of the such share or patti to a solvent co-sharer, by sale of the such specific area or patti or of the whole estate, and by sale of the other immovable property of the defaulter in respect of which though no revenue or rent is due, such other immovable property also may be sold under this clause, provided that the provisions of the clause E shall not be applicable to the Jagir land or the estate of the land owner. These are the 6 processes by which the arrear of the revenue or rent may be recovered. धारा 228 जो है, आपको जो है वो सेक्शन भी लिखना है इसके आगे। हिंदी वाले धारा 228 के अनुसार ऐसा भी लिख सकते हैं, के अनुसार, और इंग्लिश वाले जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 228, क्योंकि लॉ का नाम तो आपके उस पेपर में ही होगा, तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बट इससे पहले जो है वो आप एज पर या अकॉर्डिंग, वैसे एज पर जो है वो शॉर्ट में है, एज पर सेक्शन 228, देन आपको ये कंटेंट्स है वो लिखने हैं। हिंदी वाले भी धारा 228 के अनुसार बकाया वसूली के लिए आदेशिकाएं, राजस्व या लगान की बकाया निम्नलिखित किसी एक या अधिक आदेशिकाओं के द्वारा वसूल की जा सकती है। कौन सी आदेशिकाएं जिनके माध्यम से बकाया लगान या राजस्व वसूल किया जा सकता है? किसी व्यतिक्रमी के नाम मांग का आदेश पत्र तामील कराने से या उपस्थित होने आदि की तामील कराने से, उसकी चल संपत्ति को कुर्क और बेच के, चल की जगह जंगम भी लिख सकते हैं आप, किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र, भाग, पट्टी या भू संपत्ति को जिसके संबंध में बकाया दे है उसको कुर्क करके
ऐसे भाग या पट्टी को किसी संपन्न भू संपदा का है वो विक्रय किया जाकर, ऐसी भाग या पट्टी को किसी संपन्न जो है ट्रांसफर ऑफ द सच लीव पट्टी टू द सॉल्वेंट को शेरर स अंशधारी, किसको? ऐसे भाग या पट्टी को किसी संपन्न, ऐसे भाग पट्टी या भू संपदा को किसी संपन्न स अंशधारी या स हिस्सेदार उसको विक्रय किया जाकर ऐसे विनिर्दिष्ट क्षेत्र पट्टी या संपूर्ण भू संपत्ति को बेचकर या विक्रय करके व्यतिक्रमी की अन्य अचल संपत्ति, अचल की जगह आप स्थावर भी लिख सकते हैं, व्यतिक्रमी की अन्य स्थावर संपत्ति को बेच करके, अन्य का मतलब उसके बारे में कोई राजस्व और लगान बकाया नहीं है। मान लो एक उसकी कृषि भूमि है 50 बीघा जिस पर राजस्व और लगान बकाया, और एक दूसरी उसकी 20 बीघा और जमीन है, तो वो 20 बीघा जिस पर कोई बकाया नहीं है उसको भी विक्रय किया जा सकता है इस वो क्लॉज के अंदर, इस खंड के अंदर। परंतु उपधारा र के प्रावधान जागीर भूमि और भूस्वामी की जो भू संपत्ति उस पर लागू नहीं होंगे। क्लॉज ई में जो सेल होगी उसमें जागीर लैंड सेल नहीं हो सकती, और जो भूस्वामी की जो एस्टेट है भू संपदा है उसको भी विक्रय नहीं किया जा सकता, उसको एग्जम्पशन दे रखी है इस परंतु के। याद रह जाए तो मेरी तो ड्यूटी है कि कम से कम बता दूं आपको, याद आ जाए तो लिखने, कम से कम ये ABCD EF तक ये तो याद रखे ही रखे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर्स। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम सारा डायरेक्ट आपको पढ़ा पाए, पर मैं कोशिश करूंगा इन क्वेश्चन के माध्यम से कि वो प्रोविजन भी रिपीट हो जाएंगे हमारे और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तैयार भी हो जाएगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस in which the allotment of the land for agriculture purposes be made when more than one person requiring the same land under the Rajasthan Land Revenue Act 1956। दूसरा प्रश्न यही ऐसा पूछा जा सकता है, how the allotment of the agriculture land can be made if there be more than one person requiring the same land under the Rajasthan Land Revenue Act 1956। दोनों तरीके से ये ADJ में पूछा हुआ है, इस तरीके से भी और इस तरीके से, और दोनों का आंसर सेम है। क्वेश्चन फ्रेमिंग अलग हो सकती है, आंसर सेम है दोनों क्वेश्चंस का। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के आवंटन का क्रम क्या है जब एक ही भूमि को लेने वाले एक से अधिक व्यक्ति हो। दूसरा प्रश्न ऐसा बन सकता है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत कृषि भूमि का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा। इसमें तो था क्रम क्या है, इसमें पूछ लिया किस प्रकार किया जाएगा यदि वो भूमि एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा चाही गई हो या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा आवेदन किए गए हो। आंसर दोनों प्रश्न का सेम है, और वो कहां से है आंसर 101 सबसेक्शन 4 एज पर सेक्शन 101 सबसेक्शन 4। ये एज पर अंडरस्टूड है हर आंसर में, अकॉर्डिंग टू और एज पर, ये आपको लिखना ही लिखना है, ये ऐड करना है इतना आपको। और हिंदी वाले इस धारा के अनुसार अलॉटमेंट ऑफ द लैंड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज, ये टाइटल नहीं भी लिखो तो चल जाएगा, रिक्वायर्ड नहीं, सीधा सबसेक्शन 4 जो आना है। इफ देयर बी मोर देन वन पर्सन रिक्वायरिंग द सेम लैंड द अलॉटमेंट शैल बी मेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, इन विच ऑर्डर? टू co-sharer of the holding if it is form part of the compact block or is irrigated from the same source, preference amongst the such co-sharer being given to one having the land less than the area prescribed by the rules made under the Rajasthan Tenancy Act 1955। Second, two persons residing in the village in which the land be situated, preference amongst the such person being given to the persons having no land, means land less or the less than the area prescribed by the said rules। The person who residing in the same village and he having no land or the having the land less than the area prescribed by the said rules or by drawing lots, by these three ways the order of the allotment of the agriculture land, if the more than one application or the persons make the application in respect of the allotment of the same agriculture land, provided that the area so taken together with the area held by him does not exceed the area prescribed by the said rules। हिंदी में भी देखेंगे आप,
इसके आगे एक वर्ड आप लिख दें, धारा 101 की उपधारा 4 के अनुसार, और इस हेडिंग को दोबारा रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको सीधा जो है वो सबसेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है उस पर आना है, क्योंकि पेपर लेंदी होगा। इन सब चीज़ों को हम रिपीट, ये तो प्रश्न में ही पूछ लिया उन्होंने, तो उस बात को क्या रिपीट करना है। सबसेक्शन 4 में क्या दे रखा, सीधा आना उस पर, खाते के सहभागीदारों को निम्नलिखित क्रम से किया जाएगा, ये बात तो आएगी, आवंटन निम्नलिखित क्रम से किया जाएगा, इतना पोर्शन आप रहने दें। कौन से क्रम में, खाते के सहभागीदार जो कंसर्न एग्रीकल्चर लैंड या होल्डिंग है उसके को शेयरर ने एप्लीकेशन पेश की है, तो उन सहभागीदारों को यदि वो एक सैलन खंड का भाग हो या एक ही स्रोत से सिंचा जाता है, ऐसे सहभागीदारों में प्राथमिकता उसको दी जाएगी। एप्लीकेशन पेश करने वाले सभी को शेयरर है, अब उन को शेयरर में से सह हिस्सेदार या सह हिस्सेदारियों में से किसको प्राथमिकता या वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता उसको दी जाएगी जिसके पास राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित क्षेत्रफल से कम भूमि है। मान लो 3 ABC जो व्यक्ति है उन्होंने एप्लीकेशन पेश की अलॉटमेंट के लिए, 2 व्यक्ति ऐसे जिनके पास स्टीनेंसी एक्ट के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विहित क्षेत्रफल से अधिक भूमि है, और एक को शेयरर ऐसा है जिसके पास कम भूमि है, तो जिसके पास विहित क्षेत्रफल से कम भूमि है उस को शेयरर को क्या दिया जाएगा, उस सह हिस्सेदार को वरीयता दी जाएगी, अलॉटमेंट उसको होगा। तीनों क्या को शेयरर है, बट 2 के पास उससे एक्सीड है वो लैंड है जो प्रेस्क्राइब जो एरिया उससे, और एक ऐसा है जिसके पास उनसे कम है, तो जिसके पास कम है उस को शेयरर को वरीयता दी जाएगी। उन व्यक्तियों को जो उस गांव में रहते हैं, एप्लीकेशन पेश करने वाले 2 को शेयरर तो नहीं है बट एक ही गांव के रहने वाले, जिस गांव में भूमि स्थित है उसी गांव के रहने वालों ने एप्लीकेशन पेश किया अलॉटमेंट के लिए जहां भूमि स्थित है, तो ऐसे व्यक्तियों में से प्राथमिकता उन व्यक्तियों को दी जाएगी जिनके पास बिल्कुल ही भूमि नहीं है या उक्त नियमों द्वारा विहित क्षेत्रफल से कम भूमि। एप्लीकेशन पेश करने वाले उसी गांव वाले जहां वो भूमि स्थित है, जहां अलॉटमेंट होना है, बट कुछ लोग ऐसे हैं उस एप्लीकेंट में से जिनके पास जो है वो भूमि है या निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक भूमि है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल लैंडलेस है, भूमि है ही नहीं उनके पास, या है बट काश्तकारी अधिनियम के नियमों द्वारा विहित क्षेत्रफल से कम है, तो वरीयता किसको मिलेगी, जिनके पास भूमि नहीं है उसी गांव के रहने वाले या विहित क्षेत्रफल से कम भूमि, उनको है वो अलॉटमेंट होगा। और तीसरी बात जो है लॉटरी द्वारा जो है वो डालकर या ड्राइंग लॉटरी निकाल कर जो है लॉटरी जो है वो निकाल कर पर्चियां वगैरह बनाकर जो है जिसकी पर्ची है वो गिरती है उसके अंदर आदि जो है उस सिस्टम से भी जो है वो अलॉटमेंट, ये थर्ड वे। परंतु इस प्रकार ली हुई भूमि उसके द्वारा धारण की हुई भूमि को मिलाकर उक्त नियमों द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक नहीं बढ़ती हो। मान लो सरकार ने जो है वो किसी जिले में एक सीमा निर्धारित कर रखी है कि साहब मैक्सिमम एक व्यक्ति 70 बीघा जो है वो एग्रीकल्चर लैंड रख सकता है, उसके पास ऑलरेडी जो है 1 मिनट के लिए जो है वो उसके पास है वो 30 बीघा लैंड है, एप्लीकेंट के पास 30 बीघा है बट उस विहित क्षेत्रफल से 75 से तो कम है। अब उसको जो है अलॉट जो होगी वो अलॉटेड लैंड और पहले वाली उसके पास जो लैंड है वो किसी भी दशा में जो है वो 75 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार ने मैक्सिमम लिमिट तय कर रखी कि 75 बीघा एक व्यक्ति कृषि भूमि धारण कर सकता है, 30 बीघा ऑलरेडी उसके पास है वो जो विहित क्षेत्रफल से कम है 75 से, तो उसको जो है वो कितनी 45 बीघा अलॉट हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 45 बीघा जो है मैक्सिमम उसको अलॉट हो सकती है। ये अलॉटेड लैंड और पहले से वो धारण कर रहा है, ये दोनों मिलाकर मैक्सिमम लिमिट से अधिक जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये प्रोविजो का प्रभाव है। मान लो किसी के पास 60 बीघा जमीन है, ऑलरेडी 60 बीघा है और उसने अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन के साथ क्षेत्रफल से कम है, तो उसको कितनी मैक्सिमम मिल सकती है, यदि 75 ही लिमिट है तो मैक्सिमम 15 बीघा अलॉट हो सकती है उसको, पहले से जो होल्ड कर रहा है और जो अलॉटेड, वो दोनों मिला के जो भी सरकार ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है। जैसे जैसलमेर में जो है वो 375 बीघा है एक व्यक्ति के लिए वो कृषि भूमि होल्ड करने की, बट कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे मिलेंगे जिसमें 10 बीघा 20 बीघा भी लिमिट है। तो जो भी लिमिट तय कर रखी है उस लिमिट से अधिक नहीं होनी चाहिए अलॉटेड, और पहले से वो धारण कर रहा है वो, ये इस परंतु का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, describe the procedure prescribed for the eviction of the person in unauthorized occupation of the land or the trespasser under the Rajasthan Land Revenue Act 1956।
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत भूमि पर अनाधिकृत भूमि पर जो है अनाधिकृत कब्जे करने वाले या अतिक्रमी को बेदखल करने की विहित प्रक्रिया बताइए। क्या प्रोसीजर रहेगा उसको जो है वो डिस्पोजेस करने का। सेक्शन 91 ऑफ द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट इज द आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन। अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंड, any person who occupies or continue to occupy the any land without lawful authority shall be regarded as trespasser and may be summarily evicted therefrom by the tehsildar any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal the such land had been placed, or any crop standing, any building or other construction erected, or anything deposited on such land shall, if not removed within the such reasonable time as the tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable. The such things, crops etc., liable to be forfeited to the state and to be deposited of disposed of in case of the any such crop in the manner he thinks fit, and in other cases as the collector may direct. Provided that the tehsildar may, in lieu of the ordering the forfeiture of the any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof. The such order also can be passed by the tehsildar. Subsection 3A, before taking proceeding for eviction under subsection 2, the tehsildar shall cause to be served in the prescribed manner on the person reported to be occupying or continue to occupy the land without lawful authority a notice specifying the such land and selling on the such by a certain date, either to vacate the such land or to appear. Serving होगा शायद ये, serving on him on the certain date, either to vacate the such land or to appear, and so cause why he should not be so evicted therefrom. Then subsection 4, in any of the following cases, namely where the trespasser does neither vacate the land or nor make the appearance in response of the notice issued under subsection 3, and where in response to the such notice the trespasser does not vacate the land and makes appearance but does not show any such cause or makes any representation which is rejected after such inquiry and hearing as may be necessary in the circumstances of the case, the tehsildar shall, unless in case covered by the clause 2nd, the trespasser undertakes to vacate the land and within a week's time and vacate it within such time, order the removal of the trespasser from the such land and shall remove or depute any person to remove him, shall remove or depute any person to remove him therefrom and takes a possession thereof, and if the tehsildar or the person so deputed is opposed or implicated in taking possession of the such land, then tehsildar shall apply to the magistrate having the jurisdiction, and such magistrate shall enforce the surrender of the land to the tehsildar. It is the procedure of the eviction of the trespasser or the person who having the unauthorized occupation or possession over the land अंडर सेक्शन 91. काफ़ी लेंदी है 91, बट जितने मैंने सबसेक्शन इसमें कोट किए ये एटलीस्ट रिक्वायर्ड है इस प्रश्न के आंसर में. सबसेक्शन फर्स्ट आपको लिखना है, उसके बाद आपको 3A लिखना है और 3A के बाद आपको सबसेक्शन 4 लिखना है. ये 3 सबसेक्शंस आपको रेफर करने हैं इस क्वेश्चन के आंसर. धारा 91 देखेंगे आप हिंदी में. धारा 91 के अनुसार ऐसा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा, कोई व्यक्ति जिसने भूमि पर बिना विधिक संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा है या अधिवास वो निरंतर रखता आ रहा है, तो उससे क्या समझा जाएगा? अतिचारी समझा जाएगा इस धारा 91 की उपधारा 1 के अनुसार. और वह वहाँ के तहसीलदार के द्वारा उसकी इच्छा से मीन्स स्व प्रेरणा से या स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर
जिसके पास ऐसी भूमि रखी हुई है तुरंत बेदखल किया जा सकता है उस अतिक्रमणीय आदि को, और उस भूमि पर खड़ी किसी भी फसल, भवन या अन्य निर्माण को, उस पर एकत्रित की गई किसी वस्तु को यदि उसे तहसीलदार द्वारा वो किसी भी समय इस प्रयोजनार्थ युक्त समय में नहीं हटाया जाए तो राज्य सरकार द्वारा जब्त किया जाए, ऐसा ऑर्डर हो सकता है। और ऐसी किसी फसल की स्थिति में ऐसी रीति से जैसा वो उचित समझे या अन्य स्थिति में जैसा कलेक्टर आदेश दे उसका वयन कर दिया जाएगा। परंतु तहसीलदार ऐसे भवन या निर्माण कार्य को जब्त करने के बजाय, सरकार में फॉरफिट होने या संप्रत करने के बजाय वो उसके स्थान पर उसको पूर्णतः या उसके किसी भाग को डिमोलिश करने का या गिराने का आदेश जो है इस परंतु की शक्ति का प्रयोग करते हुए दे सकता है। सबसेक्शन 3A उपधारा 3 का उपधारा 2 के अंतर्गत बेदखली की कार्रवाई करने से पहले, ये प्री रिक्विजाइट प्रोसीजर है, इविक्ट करने से पहले उस व्यक्ति पर जिसके विषय में रिपोर्ट है उसने भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास कर लिया या ऐसा अधिवास जारी रख रहा है, एक नोटिस जिसमें भूमि को विनिर्दिष्ट करते हुए उसे या तो निर्धारित तारीख तक भूमि खाली करने या उपस्थित होने और कारण बताने के लिए उस भूमि से बेदखल क्यों नहीं कर दिया है वो जाए है वो कहा गया। विहित रीति से वो नोटिस जो है वो तामील करवाएगा तहसीलदार, पहले नोटिस देगा, शोकॉज नोटिस वगैरह, और नोटिस देने के बाद और उसके अपीयरेंस को इंश्योर करने के बाद जो है वो बेदखली की जाएगी। सबसेक्शन 4 निम्नलिखित में से किसी स्थिति में जहां पर अतिचारी ने न तो भूमि खाली करता है वो और न उपधारा 3 के अधीन जारी किए नोटिस के उत्तर में वो उपस्थित होता है कंसर्न तहसीलदार कोर्ट में, ऐसे नोटिस के उत्तर में जहां अतिचारी भूमि को खाली तो नहीं करता है बट हाजिर हो जाता है, ऐसा कोई कारण है वो नहीं बताए, ऐसा कोई कारण नहीं बताता, हाजिर तो हुआ है बट उसने कोई कारण नहीं बताया अपना पोजीशन वैलिड या लॉफुल होने के बारे में, या कोई अभ्यावेदन उसने प्रस्तुत किया उपस्थित होके बट वो अल्टीमेटली क्या हो गया, रिजेक्ट कर दिया गया, नामंजूर कर दिया गया आवश्यक जांच करने के बाद। तो खंड 2 के अधीन आने वाले मामलों में जब तक अतिक्रमणकारी भूमि को 1 सप्ताह में जो है खाली करने का आश्वासन नहीं देता है और इतने समय में खाली नहीं कर देता है तो तहसीलदार ऐसी भूमि से अतिचारी को हटाने का आदेश देगा। बहुत सारी जगह लैंड रेवेन्यू एक्ट में क्या हिंदी में आज्ञा लिखा हुआ, आज्ञा का मतलब क्या, ऑर्डर से, ऐसा तहसीलदार जो है आदेश देगा और वहां से उसको हटाएगा अतिक्रमी को, या हटाने के लिए किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्त है वो करेगा, डेप्यूट करेगा और उसका कब्जा है वो ले लेगा। यदि तहसीलदार या इस प्रकार प्रतिनियुक्त किए गए व्यक्ति को ऐसी भूमि पर कब्जा करने में विरोध किया जाए, अपोज किया जाए उसको, तो वहां बाधा डाली जाए तो तहसीलदार उस पर क्षेत्राधिकार रखने वाला जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने एप्लीकेशन पेश कर सकता है उसको डिस्पोजेज आदि करवाने के लिए, और ऐसा मजिस्ट्रेट तहसीलदार को भूमि सौंप दिया जाना जो है वो सौंपा जाना, ऐसा मजिस्ट्रेट तहसीलदार को भूमि सौंपने का जो है वो आदेश करेगा या सौंपा दिया जाना, क्या था इंग्लिश में, सुनिश्चित करेगा। मजिस्ट्रेट शैल इन्फोर्स द सरेंडर ऑफ द लैंड टू द तहसीलदार, प्रवर्तन करवाएगा उसका, सौंपा जाना जो है वो निष्पादित करवाएगा या प्रवर्तित करवाएगा, प्रवर्तित जो है वो करेगा। तो इस तरीके का आपको जो है इस 91 पे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर लेना है। 91 बहुत लेंदी है सब सेक्शन, तो उसमें पूरे उसको लिखेंगे तब तो क्या है कि क्वेश्चन ही छूट जाएंगे हमारे। तो इसमें से जो मटेरियल चीज़ें, सबसे पहले तो इविक्शन की पावर किसके पास है, फिर इविक्शन करने से पहले का प्रोसीजर क्या है, शो कॉज नोटिस, और फिर नोटिस के कॉन्सिक्वेंस में वो यदि पोजीशन वैकेट वगैरह नहीं करता है तो तहसीलदार फर्दर क्या एक्शन ले सकता है, तहसीलदार फर्दर एक्शन ले रहा है उसमें कोई बाधा डाली जाए तो वो ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है। तो ये जो सबसेक्शंस हमने डिस्कस किए ये सारे रेफर करने आपको इस प्रश्न के उत्तर में आवश्यक। नेक्स्ट, हाउ विल द रिपोर्ट ऑफ सक्सेशन एंड ट्रांसफर ऑफ द पोजीशन बी रिपोर्टेड, उत्तराधिकार और कब्जे के हस्तांतरण की रिपोर्ट कैसे दर्ज की जाएगी, कैसे की जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 133 ऑफ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है, रिपोर्ट ऑफ सक्सेशन एंड ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। सबसेक्शन फर्स्ट, every person obtaining the possession by succession, transfer or otherwise of any property or other right or interest in any land or the profit thereof which is required by this act or any rules made thereunder to be recorded in the annual register. That possession etc. has been obtained by the concerned person
by way of the transfer or the by virtue of the law, etc., then there must be an entry of that transfer of the possession in the annual register. It is required. Shall bring the fact to the notice of the village patwari. It is duty of the concerned person, the agriculturalist or the khatedar, etc. Duty of the concerned person shall make a report to the village patwari, and the report is it to the tehsildar of the tehsil in which the such land is situated, either direct or through the village patwari or land record inspector within the 3 months from the date on which he obtained the such possession. Concerned person shall make the report of that obtaining the possession of the agricultural land to the village patwari, and also within the 3 months to the tehsildar, may direct report or through the patwari or the RI, revenue inspector, record inspector या revenue inspector. Subsection 2, if such person is a minor or otherwise disqualified, means the lunatic, etc., unsound mind, then the guardian or other person who has the charge of the such person's property shall make the such report to the village patwari and tehsildar. धारा 133 देखेंगे आप, उत्तराधिकार तथा कब्जे के अंतरण की सूचना। किसी संपत्ति या अन्य अधिकार या किसी भूमि में हित या उसके लाभ का जो कि इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा वार्षिक रजिस्टर में दर्ज किया जाना अपेक्षित है। उत्तराधिकार, अंतरण या अन्य प्रकार से कब्जा पाने वाला व्यक्ति इस तथ्य की सूचना जो है गांव के पटवारी को देगा, और उस तहसील के जिसमें ऐसी भूमि स्थित है तहसीलदार को या तो सीधे ही या गांव के पटवारी या भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा उस तारीख से जबकि ऐसा कब्जा प्राप्त किया 3 महीने के अंदर सूचना देगा। 2 प्रकार की अथॉरिटी उनको सूचना देगा, एक तो विलेज पटवारी को देगा और दूसरा जो है तहसीलदार को देगा। तहसीलदार को सूचना डायरेक्ट दी जा सकती है और पटवारी या भू अभिलेख निरीक्षक के माध्यम से भी अब वो दी जा सकती है 3 महीने के भीतर। ये 3 महीने वाली जो लिमिट है वो तहसीलदार के लिए, पटवारी के लिए जो है कोई लिमिटेशन है वो नहीं है। सबसेक्शन 2, यदि ऐसा व्यक्ति क्या है, अवयस्क है, क्या है, यदि ऐसा व्यक्ति अवयस्क है, माइनर है या अन्यथा अयोग्य है, मीन्स विकृतचित आदि है, तो उसका संरक्षक या अन्य कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसे व्यक्ति की संपत्ति का प्रभार है, संपत्ति का चार्ज है, वो ऐसी सूचना जो है वो तहसीलदार और पटवारी को देगा सबसेक्शन 2 के अनुसार। नेक्स्ट, डिफाइन द नजूल लैंड अंडर द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। नजूल भूमि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में परिभाषित करिए। जिस समय मैंने आरजेएस मेंस है वो लिखा था, उस समय आरपीएससी ने जो आरजेएस करवाया था 2011 वाला, उसमें या हाईकोर्ट ने करवाया था, दोनों में से किसी एक एग्जाम में इस नजूल लैंड की डेफिनेशन भी पूछी गई आरजेएस मेंस एग्जाम में। पहले ये सिलेबस में था लैंड रेवेन्यू एक्ट, बाद में हट गया था। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नजूल लैंड एज पर द 3(1)(b)। आपके पास डायरेक्ट है क्या लैंड रेवेन्यू एक्ट का? इसमें सबसेक्शन तो नहीं है ना 3 में, सीधा ही है क्लॉजेस, ठीक है। 1 है तो सबसेक्शन 2 में क्या है बताओ? सबसेक्शन 2 नहीं है इसलिए 1 पता ना, नहीं यहाँ तो नहीं है सर। जब सबसेक्शन 2 ही नहीं है तो नंबरिंग हो कैसे सकती है? हाँ समझ गया बात को, बट ये क्लॉजेज खत्म हो रहे हैं, सबसेक्शन 2 नहीं है तो ये बाई मिस्टेक है, तो इसलिए हटा दें आप लोग भी। 3(1)(b) याद रखें आप सीधा। यस, एज पर 3(1)(b), what is the definition of the Nazul land? Nazul land shall means the abadi land within the limits of the municipality or a panchayat circle or a village, town or city vesting in the state government. First of all, Nazul land shall mean the abadi land. Second, where it is situated, situated in the limits of the municipality, panchayat circle, village, town or city, and that is vested in the which authority? Vested in state government. धारा 3(1)(ख) देखेंगे आप। नजूल भूमि जो है क्या मतलब है? नजूल भूमि से अभिप्राय राज्य सरकार में निहित उस आबादी भूमि से। सबसे पहले तो नजूल जो भूमि है वो क्या है? आबादी भूमि है, और किस में निहित है? राज्य सरकार में निहित है। स्थित कहाँ है वो?
नगर पालिका, पंचायत सर्किल, ये बिंदी नहीं आएगी, पंचायत सर्किल, गांव, कस्बा या शहर, इनमें से किन्हीं की सीमाओं के अंदर है वो क्या है, स्थित है, अंदर है या अंदर स्थित है। नजूल भूमि सबसे पहले आबादी भूमि है, किसमें निहित है, राज्य सरकार में। कहाँ स्थित है वो, नगर पालिकाओं की सीमाओं के भीतर स्थित है, पंचायत सर्कल की सीमाओं के भीतर स्थित है, गांव की सीमाओं के भीतर स्थित है, या कस्बा या शहर की सीमाओं के भीतर स्थित है, वो भूमि क्या कहलाती है, नजूल भूमि कहलाती है, 3(1) ख के अनुसार। नेक्स्ट, what authority has power to set apart the land for the purpose of the development of abadi and which authority has power to make the rule for that purpose। आबादी के विकास आदि के प्रयोजन के लिए भूमि पृथक या अलग रखने की शक्ति किसको प्राप्त है और इसके लिए नियम बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 92 सबसेक्शन फर्स्ट, lands may be set apart for the special purpose subject to the general order of the state government. The collector may set apart the land for the any special purpose such as for the pasturage of the cattle, for the forest reserve, for the development of abadi or for any other public or municipal purpose, and such land shall not be used otherwise than for such purpose within the without the previous sanction of the collector. Subsection first of section 95 is also required the answer of this question, development of abadi. The state government may make the rules. Which authority is competent to make the rules? State government may make the rules for the reservation of the land to be set apart for development of abadi and for the allotment of the nazul lands and the lands to set apart for any payment to be made in respect of the such land and for the declaration of the rights of the such allottees। धारा 92 में तो ये दे रखी है कि पावर किसके पास है, अलग रखने की कलेक्टर के पास है, और रूल बनाने की पावर किसके पास है, वो राज्य सरकार के पास है। विशेष प्रयोजन के लिए भूमि अलग रखी जा सकती है। राज्य सरकार के सामान्य आदेश के अधीन रहते हुए कलेक्टर किसी विशेष प्रयोजन के लिए, जैसे पशुओं के निःशुल्क चारागाह के लिए, वन आरक्षण के लिए, आबादी के विकास के लिए या किसी अन्य सार्वजनिक या नगर पालिका प्रयोजन के लिए भूमि अलग रख सकता है कलेक्टर। और ऐसी भूमि ऐसे प्रयोजनों के अतिरिक्त बिना कलेक्टर की पूर्व अनुमति के अन्य जो है वो प्रयोजन के लिए प्रयोग में नहीं ली जाएगी। जिस पर्पज के लिए रिजर्व रखी उसी पर्पज में यूज ली जाएगी, अन्य पर्पज के लिए यूज नहीं ली जाएगी। और कब ली जा सकती है, अदर पर्पज के लिए विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द कलेक्टर, कलेक्टर की पूर्व अनुमति से जो है ऐसा हो सकता है। जहां तक बात नियम बनाने की, ये धारा 95 की उपधारा 1 से आंसर रहेगा। राज्य सरकार आबादी के विकास के लिए अलग रखी गई जमीनों के आरक्षण के लिए, नजूल भूमियों इस प्रकार अलग रखी गई जमीनों के आवंटन के लिए, ऐसी भूमियों के संबंध में की जाने वाली अदायगी या पेमेंट जो है उनके बारे में, और ऐसे आवंटित जो है उनके अधिकारों की घोषणा के लिए वो राज्य सरकार क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। धारा 95 की उपधारा 1 की शक्ति का प्रयोग करती है। अलग कौन रख सकता है आबादी के विकास आदि के लिए भूमि, कलेक्टर। और रूल कौन बना सकता है इसके लिए, राज्य सरकार। टू द माइंस एंड मिनरल्स लॉ, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट of the passing the Rajasthan Land Revenue Act 1956 and schedule annexed with this act concern to the which subject। इस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम जो है इसको पारित करने का उद्देश्य क्या रहा है और इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियां किस विषय से संबंधित है, इसका उल्लेख करिए। 2 सवाल है हमारे सामने, पहला ऑब्जेक्ट क्या है इसको पारित करने का, और दूसरा जो शेड्यूल्स है इस एक्ट के साथ वो किस सब्जेक्ट मैटर पर, किस विषय वस्तु पर है। ऑब्जेक्ट में हम देखेंगे टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द लैंड, टू प्रिपेयर एंड मेंटेन द मैप्स एंड लैंड रिकॉर्ड्स, टू द सेटलमेंट ऑफ द रेवेन्यू एंड रेंट, डिटर्मिनेशन एंड कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू, अपॉइंटमेंट पावर्स ड्यूटीज ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स, एंड लास्ट वन इज द पार्टीशन ऑफ एस्टेट। ऑल दीज आर कंसिडर्ड टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द टू पास द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। So far is concerned to the schedule. Schedule first is concerned to the judicial matter, and this schedule is connected with the section 23 subsection 2,
and schedule second is the list of the repealing acts. Second schedule is concerned to the list of repealing act. Total 22 acts mentioned in that second schedule and related to the section 263 of the Rajasthan Land Revenue Act. इस अधिनियम को जो है वो पारित करने का उद्देश्य क्या है? वैसे तो बेर एक्ट में जो दे रखा है 2 लाइन में सेक्शन फर्स्ट से पहले वो याद रखें, उसी को थोड़ा मैंने और बढ़ा दिया है। जैसे ये पहली बात तो दे रखी बेर एक्ट में भूमि से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए मैन ऑब्जेक्ट तो यही है। इसके साथ साथ अभिलेख और नक्शे को तैयार करना और उनको संधारण करना ये भी पर्पज है। भू प्रबंधन या बंदोबस्त जो अभियान या कार्य उसका आयोजन करना ये भी ऑब्जेक्ट है इसका। भू राजस्व का निर्धारण और उसकी वसूली की प्रक्रिया इसको उल्लेखित करना, विहित करना ये भी इसका उद्देश्य है। राजस्व न्यायालय, राजस्व अधिकारी, ग्राम सेवक आदि जो इनकी नियुक्ति, उनकी शक्तियाँ, उनके कर्तव्य, इसके बारे में भी प्रोविजन दे रखा है। और भू संपदा का विभाजन ये भी लास्ट में जो है 185 के बाद या 180 के बाद वाले जो प्रोविजन है, पार्टीशन ऑफ एस्टेट, ये भी इस अधिनियम का जो है वो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। जहाँ तक बात अनुसूचियों की, प्रथम अनुसूची जो है उसमें न्यायिक मामलों की सूची, कौन से मैटर है जिनको इस एक्ट के पर्पज के लिए जुडिशियल मैटर माना जाएगा, न्यायिक मामले माने जाएगा, उन न्यायिक मामलों की एक लिस्ट जिसमें 15 प्रकार के मैटर दे रखे हैं उस शेड्यूल फर्स्ट के अंदर, वो जो है वो प्रथम अनुसूची का विषय है। और इसका संबंध जो है इस राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 23 की उपधारा 2 से। दूसरी जो अनुसूची है उसमें निश्चित अधिनियमों की सूची दे रखी है। कौन से एक्ट है जिनको इस एक्ट ने रिपील किया, बूंदी, मारवाड़, ये बीकानेर, जयपुर एटसेट्रा, बहुत सारे लॉज जो थे जिनको है वो अलग अलग रियासतों के, उनको रिपील करके उनकी जगह ये लॉ आया था। तो उन 22 अधिनियमों की सूची है वो दे रखी है। ये सेकंड शेड्यूल में, उसका संबंध किस धारा से है? 263 से इस अधिनियम की, जो इस एक्ट की लास्ट धारा है। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग वर्ड्स अंडर द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करिए, डिफाइन करिए। कौन से शब्द? लाइक लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, इट इज डिफाइंड अंडर द 3(1). लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर शैल मीन द कलेक्टर, जनरली मीन्स द कलेक्टर and includes the additional or assistant land records officer। धारा 3 का रोमन का जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अनुसार जो है भू अभिलेख अधिकारी का क्या मतलब है? सामान्यतः इसका अभिप्राय किससे है? कलेक्टर से। किससे? कलेक्टर से है वो होगा। और इसमें अतिरिक्त या सहायक जो है भू अभिलेख अधिकारी भी क्या है? शामिल। सामान्यतः भू अभिलेख अधिकारी का मतलब कलेक्टर से है और इसमें अतिरिक्त भू अभिलेख अधिकारी और सहायक भू अभिलेख अधिकारी भी भू अभिलेख अधिकारी शब्दावली में क्या है? शामिल है। हमें वर्ड सब्स्टिट्यूट नहीं करना, जिलाधीश नहीं लिखना है। कलेक्टर है तो कलेक्टर ही लिखना है। ये इसको आप लोग जो है वो चाहे बेरेक्ट में भी जिलाधीश लिखा हो उसको काटते हैं, उसकी जगह आप कलेक्टर याद रखें। हालांकि वो जिलाधीश भी है पर हम बेरेक्ट की भाषा को अपने को चेंज नहीं करना है। वो जिलाधीश देख के नंबर दे भी सकते हैं, माथा खराब भी हो सकता है कि बेरेक्ट में कलेक्टर रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में उसका डेजिग्नेशन कलेक्टर है, न कि जिलाधीश। जिलाधीश तो उसका प्रशासनिक अधिकारी के रूप में डेजिग्नेशन है। विलेज इज डिफाइंड इन द 3(5). विलेज शैल मीन द ट्रैक ऑफ लैंड which has been recognized and recorded or may hereafter be recognized or recorded to be a village. Village shall mean the tract of land which has been recorded and recognized as village or may hereafter means after the commencement of this act be recognized or recorded to be a village. That tract of land is a village for the purpose of this act. गांव को 3(5) में परिभाषित किया गया है। क्या परिभाषा है? गांव से अभिप्राय उस भूमिखंड से होगा। गांव से अभिप्राय उस भूमिखंड से होगा जो गांव के रूप में मान्यता प्राप्त हो और अभिलिखित हो चुका है तथा एतत्पश्चात का मतलब इस अधिनियम के लागू होने के बाद, इस अधिनियम के लागू होने के बाद गांव के रूप में जो मान्यता प्राप्त होगा या अभिलिखित किया जाएगा वो भूमि का खंड क्या कहलाएगा? वो ट्रैक ऑफ लैंड क्या कहलाएगा? वो गांव कहलाएगा। या तो इस एक्ट के लागू होने से पहले रिकॉग्नाइज और रिकॉर्ड हो चुका है गांव के रूप में, या इस एक्ट के लागू होने के बाद जिस ट्रैक ऑफ लैंड को गांव के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा या अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, तो वो क्या होगा? वो भूमि का खंड है, वो गांव होगा।
नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ द सेटलमेंट ऑफिसर, भूप्रबंध अधिकारी, प्रोवाइडेड अंडर 3(4). सेटलमेंट ऑफिसर सेल इंक्लूड्स एन असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर। कोई डेफिनेशन है ही नहीं, केवल इंक्लूसिव बता रखा है कि इसमें ये इसका सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो है ये भी शामिल है। भूप्रबंध अधिकारी या सेटलमेंट ऑफिसर में सहायक भूप्रबंध अधिकारी भी शामिल है। जहां कहीं भी इस एक्ट में सेटलमेंट ऑफिसर यूज किया गया है उसमें असिस्टेंट मीन्स सेटलमेंट ऑफिसर की पावर असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर भी एक्सरसाइज कर सकता है। रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी 3(3)(a), 3 रोमन्स में 3 और उसके साथ स्मॉल ए, 3(3)(a). रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी सेल मीन द ऑफिसर अपॉइंटेड एज सच अथॉरिटी अंडर सेक्शन 20A ऑफ दिस एक्ट। राजस्व अपील प्राधिकारी से क्या मतलब है? इसका अभिप्राय अधिकारी से है, किससे है? ऑफिसर से है। और कौन सा ऑफिसर? जो धारा 20 के अंतर्गत जो है राजस्व अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। 20A 20 क में, किसमें? धारा 20 क में, 20 नहीं 20A। धारा 20 क में जो है जिस अधिकारी को राजस्व अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया वो अधिकारी ही क्या है? रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी। मीन्स सिंगल ऑफिसर से ही ये अथॉरिटी है वो बनेगी, मोर देन वन ऑफिसर नहीं रहेंगे इसमें।